नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीए गुरुजी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, आज के इस क्लास को। बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किया कर लीजिएगा। और अगर आप लोग फेसबुक चलाते हैं तो वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आप सभी को जो है वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को सारे लिंक देखने को मिल जाएंगे। व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर दिया गया, इस नंबर पर एक मैसेज करके आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जो है जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर मेरी जितनी भी क्लासेज चलती हैं उनका फ्री पीडीएफ आप सभी को बताया कि मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं। तो उनका फ्री पीडीएफ आप लोग हमारे कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? डीए गुरुजी ऑफिशियल ऐप से। कैसे मिलेगा भाई? बिल्कुल ये सिंपल सा डीए गुरुजी ऑफिशियल ऐप है। इस ऐप को डाउनलोड करके ओपन करके रजिस्टर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लास पीडीएफ का ऑप्शन आता है। क्लास पीडीएफ में आपको बीएड की जो क्लासेस चलती है उसका पीडीएफ, करंट अफेयर की पीडीएफ, जीके की पीडीएफ, बहुत सारे पीडीएफ बिल्कुल फ्री में नोट्स आपको दिए गए हैं। आप किसी भी सीट से हैं तो इसको डाउनलोड करके इससे जो तैयारी है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सरकारी सीट की तैयारी कर रहे हो, बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, किताबें चाहते हैं, टेस्ट सीरीज चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, तो आपको हमारा बैच अर्जुन बैच मिल जाएगा, जहाँ पर बिल्कुल बेसिक से थ्योरी पढ़ाया जा रहा है। सभी सब्जेक्ट के ई बुक मिल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहे हैं, सभी सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं। और अभी आप सभी को होता है कि आपके एग्जाम डेट काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, तो आप तैयारी करना चाहते हो तो इस बैच में आपको इतना समय मिल गया पर्याप्त कि आप अपनी तैयारी जो है बिल्कुल बेसिक से कर सकते हैं। ठीक है, इसकी फीस जो है 1499 के स्थान पे अभी आपका ऑफर चल रहा है। ठीक है, आपका नवरात्रम का और ईद का ऑफर चल रहा है। ये लास्ट डेट जो है ऑफर कभी भी खत्म हो सकता है। अभी आपका ऑफर जो है 599 में चल रहा है। तो अगर आप इस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इस बैच में जो जुड़ सकते हैं। 599 में पूरे 1 ईयर की जो वैलिडिटी आपको यहाँ पर इसकी मिलने वाली है। और इस बैच को कैसे ज्वाइन करना है? बस वही आपको डीएओजी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके ओपन करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अर्जुन बैच दिख जाएगा, इस पर क्लिक करो। आपके सामने बाय नाउ का ऑप्शन आता है, बाय नाउ पे क्लिक करिए। उसके बाद आप लोग सिंपली पे ऑनलाइन या स्कैन क्यूआर करके गूगल पे, फोन पे जो भी चलाते हैं पेमेंट कर सकते हैं, अपना जो बैच है वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। क्लास को अंत तक देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपसे लेकर आया हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सकते हैं। तो इस क्लास को अंत तक देखते हुए चलिए डियर, हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डीआर गुरुजी में। चलिए भैया, जल्दी से आप लोग लाइव आ जाओ, जिससे जल्दी से क्लास को स्टार्ट करें। बिल्कुल डियर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू मॉडल स्टूडेंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं डियर, सेम समय पर आप सभी का ये करंट अफेयर्स की क्लास चलती है और विविध के ये सवाल मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, जो आपके संपूर्ण एग्जाम में आपको क्या करेगा, लाभ पहुंचाएगा। तो आ जाओ, बिना किसी देरी के हम चर्चा करते हैं अपने पहले सवाल पर। सबसे पहला सवाल आपके लिए यहां पर है, कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला सवाल है, कहा गया सिक्किम राज्य पुरानी पेंशन योजना को लागू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बना। राइट बात है। आप जानते हैं अपने यहाँ जो पुरानी पेंशन योजना है उसे बंद कर दिया गया था। यानी पहले का जो कंडीशंस ये हुआ करता था, जैसे मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आप जब रिटायर होते तो आपको उसका जो वेतन था उसका आधा पैसा आपको पेंशन के रूप में मिलता, क्योंकि आपके पालन पोषण, भरण पोषण, अपने परिवार को चलाने के लिए पैसा मिलता था। फिर क्या हुआ कि इसे बंद कर दिया। आप जो है एक नीति के तहत केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया और सभी राज्यों में बंद कर दिया गया। फिर क्या हुआ कि अब जो ये राज्य हैं, क्या हैं ये जो बच्चे नए नए राज्य हैं, इनके द्वारा इसे पुनः से स्टार्ट किया जाना शुरू कर। ठीक है भैया, तो वही मैं आपको बता रहा था कि अब जो राज्य सरकारें हैं वो अपनी सुविधा को देखते हुए, नागरिकों की सुविधा को देखते हुए पुनः से वो पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर रही हैं, पुरानी पेंशन योजना को लागू कर रही हैं कि पुनः से अगर सिक्किम में यदि आप अपने जॉब से रिटायर होते हैं तो आपको पेंशन दिया जाना शुरू कर दिया जाएगा। अगला है, यहीं पर दूसरा कहा गया जो असम है, असम 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बना।
यानी असम ऐसा पहला राज्य है जो 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी कर चुका है। यानी 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है भैया? असम बन गया है, आपको नोट करना है। तो आयुष्मान कार्ड से क्या होता है? आयुष्मान कार्ड अगर देखा जाए तो एक हेल्थ इंश्योरेंस जो है आपका है, एक प्रकार से देखा जाए। इसमें क्या होता है? इसमें होता यह है कि मान लीजिए जो है आप किसी विकट बीमारी से पीड़ित हैं, तो उसके लिए पूरा खर्चा सरकार उठाएगी, है ना। पहले ऐसा था कि कोई विषम परिस्थिति हो किसी के पास और उसके पास पैसे नहीं होते थे, आर्थिक समस्या होती थी, तो जो है लोग इलाज नहीं करवा पाते थे, तो उसी को देखते हुए सरकार ने योजना लेकर आई है आयुष्मान कार्ड के जरिए कि आपको अब कोई समस्या नहीं होने वाली है। कोई आपके पास विषम परिस्थिति है, कोई जो खतरनाक बीमारी है, तो उसके इलाज का पूरा निर्वहन, पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। तो दोनों के दोनों सही हैं, पहला और दूसरा दोनों, यानी ऑप्शन नंबर ए अगर आप राइट कर रहे हैं तो आप एकदम सही उत्तर कर रहे होंगे। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो वर्तमान में चर्चित रहा है। ये ऐसे कथन हैं जो वर्तमान में चर्चित रहे हैं। कैसे हैं ऐसे कथन जो वर्तमान में चर्चित रहे? चर्चित का मतलब यह हुआ कि जो माउंट रुआंग ज्वालामुखी है, क्या है? माउंट रुआंग ज्वालामुखी है, जो इंडोनेशिया के उत्तरी जो है सुलानिसी प्रांत, उत्तरी सुलानिसी प्रांत में स्थित ज्वालामुखी है, जिसमें हाल ही में उद्गार हुआ। क्या हुआ? जिसमें हाल ही में इस ज्वालामुखी में बच्चे हाल ही में उद्गार हुआ है। तो ये पहला वाला एकदम राइट बात है। जो आपका माउंट रुआंग है, माउंट रुआंग ये इंडोनेशिया की उत्तरी सुलानिसी प्रांत में स्थित है, जो है हाल ही में इसमें उद्गार हुआ है ज्वालामुखी में, याद रखो। अगला है रेक्जानेस प्रायद्वीप। क्या है? रेक्जानेस प्रायद्वीप, जो कहां पर है? आइसलैंड में है। यह ज्वालामुखी विस्फोट के कारण दक्षिणी आइसलैंड में आपात स्थिति घोषित कर दी गई। यानी कहने का मतलब ये जो रेक्जानेस प्रायद्वीप है, जो आप जानते हैं आइसलैंड में स्थित है, यहां पर ज्वालामुखी विस्फोट कारण क्या हुआ? दक्षिणी आइसलैंड में आपात की स्थिति घोषित कर दी गई। ये बात भी पहले बताए हैं हम, है ना। ये भी आपका सही होगा। दूसरा है इबू ज्वालामुखी। क्या है? इबू ज्वालामुखी। इबू ज्वालामुखी है कहां की? इंडोनेशिया की। अगर इस बार ज्वालामुखी से सवाल आया तो यहां से सवाल पक्का बनने वाला है, इसलिए ध्यान से देखो। जो इबू ज्वालामुखी कहां पर है? तो ये इंडोनेशिया में है और ये लगभग 127 जो है लगभग 127 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। यानी इंडोनेशिया में लगभग 127 ज्वालामुखी सक्रिय उनमें से एक है, जिसमें हाल ही में क्या हुआ? उद्गार हुआ। यानी कि जो इबू ज्वालामुखी है ये इंडोनेशिया से संबंधित है और यहां हाल ही में उद्गार हुआ है। ये बात भी राइट है। मैंने आपको क्या क्या समझाया? 3 ज्वालामुखी। पहली बात, माउंट रुआंग ज्वालामुखी जो इंडोनेशिया में है और उत्तरी सुलानिसी प्रांत में स्थित है, यहां पर उद्गार हुआ है इंडोनेशिया में, माउंट रुआंग ज्वालामुखी में। और इबू ज्वालामुखी जो इंडोनेशिया में यह भी है, यहां पर भी हाल ही में उद्गार हुआ है, यह भी याद रखो। और अगला रेक्जानेस प्रायद्वीप जो आइसलैंड है, यहां ज्वालामुखी विस्फोट कारण दक्षिणी आइसलैंड में आपात घोषित हुई है। यह भी बात सही है, यानी पहला वाला आपका राइट होगा। यदि आप ऑप्शन नंबर ए को उत्तर कर रहे हैं डियर, तो आप एकदम सही हैं, एकदम राइट उत्तर कर रहे हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहां पर आप सोच रहे हैं सर जी आप लिख क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि लिखता मैं वही हूं जो आवश्यक होता है। ऐसे थोड़ी ना मैं कुछ भी बताता जाऊं, है ना। कुछ ऐसा थोड़ी ना है कि मैं कुछ भी बताता जाऊं, मैं बताऊंगा वही जो आपके एग्जाम में आने वाला होगा। तो मैंने इस क्वेश्चंस को भी ऐसे सेट करवाया है कि जिससे लिखने में समय ना नष्ट किया जाए। एक बार हम लोग पढ़ते जाएं, देखते जाएं और हमारा काम आसानी से होता जाए। तो उसी बेस पे इन क्वेश्चंस को बनवाया ही गया है। ध्यान से देखो, इस पर विचार करना है। कहा गया अल मखतूम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? दुबई में है। अल मखतूम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दुबई में है। विश्व के सबसे बड़े हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, एकदम सही बात है। विश्व के सबसे बड़े हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, जिसका नाम क्या होगा? एग्जाम में आएगा
अल मखतूम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहां पर, दुबई में है कहां पर, दुबई में। ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है जिसका निर्माण चल रहा है, पहला कंडीशन। राइट बात है, एकदम सही बात है, कोई संदेह ही नहीं करना है आपको इस सवाल में, ये आपका ऑटोमेटिक राइट उत्तर बन रहा है। अगला देखो, अल्जीरिया। अल्जीरिया देश में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया गया, यह भी राइट बात है। अल्जीरिया देश में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन कर दिया गया, यानी दोनों के दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आप उत्तर कर दो। बी आप उत्तर कर रहे हैं तो एकदम राइट हैं, बी का इसमें पहला और दूसरा दोनों आपके राइट बनेंगे, ये भी याद रखो। सवाल बड़े देखकर घबराना मत, पहली बात तो सवाल केवल आपके लाभ के लिए बनाए गए हैं, बाकी सवाल छोटा आएगा, है ना। जैसे यहां पर अभी बताऊं कैसे एग्जाम में सवाल आएगा। जैसे आपसे कह दिया गया वन तारा, वन तारा जो भारत के गुजरात के जामनगर में स्थित है, दुनिया के सबसे बड़े पशु पुनर्वास केंद्र का शुभारंभ किया गया। वन तारा पशु पुनर्वास केंद्र है जिसका शुभारंभ किया गया। वन तारा बच्चे क्या है, पशु पुनर्वास केंद्र है जिसका शुभारंभ किया गया, जो कहां पर है, गुजरात के जामनगर में। कहां पर, गुजरात के जामनगर में। और ये कहां है, गुजरात का जामनगर भारत में स्थित है। तो भारत के गुजरात के जामनगर में वन तारा पशु पुनर्वास केंद्र का शुभारंभ किया गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा है। क्या है, जो दुनिया का सबसे बड़ा है, याद रखो। पहला वाला एकदम राइट बात होगा। क्या होगा, पहला एकदम राइट बात होगा। दूसरा है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश केंद्र द्वारा वित्त पोषित पहला गौ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में खोला गया, राइट बात है। मुजफ्फरनगर जो कहां पर है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। यहां इसके द्वारा वित्त पोषित पहला गौ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में खोल दिया गया, यानी दोनों के दोनों बात राइट हैं, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को उत्तर कर पा रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए को हम उत्तर कर पा रहे होंगे। जैसे भारत में कुछ अभ्यारण्य की बात अब हम करते हैं, यहां पर हम कुछ चीजें एक्स्ट्रा करते हैं, स्टैटिक पर लौटाते हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण अभ्यारण्य, ध्यान से देखना है, क्या पढ़ना है, कुछ महत्वपूर्ण हमारे अभ्यारण्य क्या है, यूपी के, या लिख लो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसमें सबसे पहला आपका आएगा चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो चंदौली जिले में है। कहां है, चंदौली जिला। चंदौली जिला है ना, यूपी का पहला, क्या है, यूपी का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है। क्या है, यूपी का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है, याद रखना है। जो सेकेंड नंबर का है वो है लाख बहोसी अभ्यारण्य। लाख बहोसी
अभयारण्य क्या है? यूपी में ही लाख बहोसी अभयारण्य है जो कन्नौज जिले में स्थित है। कहां पर है? कन्नौज। कहां है? कन्नौज में स्थित है। यूपी का जिला है कन्नौज। भारत में सबसे बड़े पक्षी अभयारण्य में से एक है ना? आपको ये भी नोट करना, लाख बहोसी। अगला होगा नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। नवाबगंज 3 नंबर, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। जो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है ये उन्नाव में है। क्या है? उन्नाव में है। आपको याद रखना कहां है? ये उन्नाव में है और यह पक्षी प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। अगला है कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य। क्या है? कतरनिया घाट, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य। क्या है? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, ये बहराइच में है। क्या है? बहराइच में है, याद रखो। बहराइच कहां है? बहराइच। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य कहां है? यूपी में, तो ये बहराइच में है। एक है हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य, महत्वपूर्ण है। क्या है? हस्तिनापुर हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य। ये जो आपका हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य है ये कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। क्या है? यूपी का सबसे बड़ा यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, आपको नोट करना है। इसके अलावा अगर हम चर्चा करें कुछ और की बात कर लें एक आध, तो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य यहीं पर है उत्तर प्रदेश में। क्या है? राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय चंबल जो वन्यजीव अभयारण्य है ये जो है आगरा और इटावा जिले में स्थित है, चंबल नदी के किनारे। कहां स्थित है? चंबल नदी के किनारे। चंबल नदी के किनारे आगरा और इटावा जिले में स्थित है ये। अगला है सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य जो गोरखपुर में है। क्या है? सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य। क्या है? मैंने क्या कहा? मैंने कहा सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य जो गोरखपुर में स्थित है। कहां है? जो यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका ये क्या है? विधानसभा क्षेत्र है, गोरखपुर जिला। आपको याद रखना है पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण अभयारण्य है। एक है संडी अभयारण्य, एक है महावीर स्वामी अभयारण्य। क्या है? एक है महावीर, क्या है? महावीर स्वामी अभयारण्य। ये जो महावीर स्वामी अभयारण्य है ये कहां पर है? तो आप कहेंगे महावीर स्वामी जो अभयारण्य है ललितपुर जिले में है। कहां है? ललितपुर। कहां है ये ललितपुर में स्थित है। आपको नोट करना है कहां पर है? ललितपुर में। एक छोटा सा सवाल आपको और याद रखना है, अगर आपसे पूछे कि यूपी में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, नोट लिखो, नोट।
यूपी में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वो भी कौन सा है? दुधवा। क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? एकमात्र, जिसका नाम क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। आप सभी को नोट करना है, यहां पर याद रख लेना है। क्लियर है? आगे चर्चा कर लेते हैं। कहा गया चर्चित स्थल है और प्रमुख देश है। चर्चित स्थल है और प्रमुख देश है, क्या उत्तर यहां पर आपका आने वाला है? आप हमें बताओ। अभी देखो, कहा गया अगालेगा द्वीप कहाँ है? मॉरिशस में। अगालेगा द्वीप मॉरिशस में है। इबू ज्वालामुखी चीन दिया गया है, महागलत है। अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था कि इबू ज्वालामुखी जो इंडोनेशिया में है। कहाँ है? इंडोनेशिया में है, जहां अभी हाल ही में उद्गार हुआ। क्या हुआ? हाल ही में उद्गार। हाल ही में क्या हुआ? उद्गार हुआ इस ज्वालामुखी में। क्या हुआ? इस ज्वालामुखी में मैंने कहा अभी हाल ही में उद्गार हुआ है, इबू ज्वालामुखी। आपको याद रखना है। यहां तक कोई दिक्कत है आपको तो एक बार हमें बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट उत्तर बन गया। अगला देखो, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित करो और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर दीजिए। यहां पर चर्चित स्थल है और यहां पर संबंधित चर्चित तथ्य है। थोड़ी देर पहले आपको बताया था वन तारा। वन तारा, वन तारा बताया गया कि नहीं बताया गया? कहा गया केंद्र द्वारा वित्त पोषित, केंद्र द्वारा वित्त पोषित पहला गौ अभ्यारण्य जो कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। वन तारा आप जानते हैं केंद्र द्वारा वित्त पोषित पहला गौ अभ्यारण्य जो उत्तर प्रदेश में है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। बात राइट है कि नहीं जरा बताना। बात राइट है कि नहीं जरा बताना। क्या राइट है? कहेंगे नहीं गुरुजी, ये कहां राइट बात होगी। आपने तो हमें बताया था कि जो वन तारा है वो जामनगर, गुजरात। जामनगर कहां है? गुजरात, जो भारत में है। गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा पुनर्वास केंद्र का शुभारंभ। सबसे बड़ा पुनर्वास केंद्र का शुभारंभ, यानी ए नंबर का 3 दिखाई नहीं पड़ रहा होगा आपको। अब दिखाई पड़ रहा है क्या? अब दिखाई पड़ रहा है। ए का 3 नंबर जहां होगा उसे ले आओ। डी में है ए का 3 नंबर। थोड़ी देर पहले मैंने बताया जो वन तारा है भैया, ये जामनगर जो गुजरात में है, दुनिया का सबसे बड़ा पुनर्वास केंद्र का शुभारंभ है। मैंने कहा अच्छी बात है, मैंने आपको समझाया है ना। अगला है जो रोइंग है, ये केंद्र द्वारा वित्त पोषित पहला गौ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। अभी मैंने बताया था जो मुजफ्फर क्या है, ओ गॉड उल्टा बता दिया हूं क्या ही हो रहा है। ये जो रोइंग है ये क्या है? ये देश का पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग संयंत्र है, इसलिए बी का 4 होगा। मुजफ्फरनगर जो है केंद्र द्वारा पहला वित्त पोषित गौ अभ्यारण्य जो उत्तर प्रदेश में है। बाकी बच्चा साबरमती, ये कोचरब आश्रम का उद्घाटन है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट उत्तर बन जाएगा। आप ऑप्शन नंबर डी उत्तर कर लो, है ना भाई। मैंने थोड़ी देर पहले बताया जो वन तारा है ये गुजरात के जामनगर में जो भारत में पड़ता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा पुनर्वास केंद्र जिसका शुभारंभ हाल ही में किया गया। अगला मैंने कहा था आपको मुजफ्फरनगर के बारे में। मैंने कहा जो मुजफ्फरनगर है ये केंद्र द्वारा वित्त पोषित पहला गौ अभ्यारण्य है जो उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं बना हुआ है। ठीक है। बाकी रोइंग जो है
ये देश का पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग संयंत्र है। जो साबरमती है ये कोचरब आश्रम का उद्घाटन है। 2 नंबर राइट उत्तर होगा। महोत्सव और स्थल कहा गया बेहदीन खलम महोत्सव मेघालय, राइट बात। देख लो एक बार, बेहदीन खलम महोत्सव कहां पर? मेघालय में। अंबुबाची तमिलनाडु में है क्या? नहीं, महागलत। थोड़ी दिन पहले, शायद एक दिन या कल या परसों में मैंने अंबुबाची बताया था, शायद जीके के सेशन में आया था। अब देखो ये कहाँ आ गया, करंट में भी आ गया, विविध में। अंबुबाची आप जानते हैं जो असम है, असम के गुवाहाटी में कामाख्या माता का मंदिर है। कामाख्या देवी मंदिर है। क्या है यहां पर? क्या है? एक कामाख्या देवी मंदिर है। क्या है यहां पर? क्या है? एक कामाख्या देवी मंदिर है। आप सभी को याद रखना, असम के गुवाहाटी में। यहां वार्षिक मासिक धर्म के दौरान यहां पर क्या होता है? वार्षिक मासिक धर्म के दौरान, यानी वर्ष में एक बार मासिक धर्म के दौरान देवी के प्रजनन के क्षमता को समर्पित। दौरान देवी, मैंने क्या कहा? देवी के प्रजनन क्षमता, देवी के प्रजनन क्षमता को समर्पित है। तो अंबुबाची कहां है? असम में है, गुवाहाटी में। तमिलनाडु में नहीं है। तमिलनाडु में पोंगल है। क्या है? पोंगल त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। बाकी खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा में क्या होता है? खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा में। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में। कहां पर? जो हेमिस फेस्टिवल है ये कहां पर? लद्दाख में। आपको याद रखना कहां पर? हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में, याद रखना है। ठीक है, आगे आ जाओ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लीजिए। भारत का दूसरा रॉकेट लॉन्च पोर्ट तमिलनाडु के थूथुकुड़ी जिले के तटीय गांव कुलशेखरपट्टिनम में खोला गया, राइट बात। गोवा पुनर्योजी पर्यटन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, राइट बात। और सी राइट बात। अगर दोनों सही हैं तो ऑप्शन नंबर सी को आप उत्तर कर दो। क्या है? अगर दोनों हमारे राइट हैं भाई तो ऑप्शन नंबर सी को हम उत्तर कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। दोनों सही हैं, है ना। भारत का दूसरा रॉकेट लॉन्च पोर्ट जो है तमिलनाडु के थूथुकुड़ी जिले के तटीय गांव कुलशेखरपट्टिनम में खोला गया, यह बात राइट है। अगला जो आपका है वो क्या है? गोवा पुनर्योजी पर्यटन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है आपको याद रखना है वो कौन सा है? वो गोवा है। तो सी वाला आपका उत्तर राइट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मॉरिशस के अगालेगा द्वीप, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगालेगा द्वीप जो है वो मॉरिशस में है। यहां पर नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जो है जेट्टी का उद्घाटन किया गया। अगालेगा द्वीप जो मॉरिशस में है, यहां नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी का उद्घाटन किया गया, सही बात। दूसरा है पर्थ जो ऑस्ट्रेलिया में है। क्या है? पर्थ। दूसरा है जो क्या है? वो है पर्थ जो कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर, विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर 721 फीट का बनाया गया। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ जाएगा क्योंकि वर्तमान में स्थितियां ही ऐसी बनी हैं इसके आने लायक। कहा गया पर्थ जो ऑस्ट्रेलिया में है। कहां है? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। सोचो जरा, ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर जो 721
फीट का बना है। सोच कर देखो 721 फीट कितना बड़ा होगा। हम लोगों को ऐसे देखना पड़ेगा कहां पर है ना, इस तरह से हम लोग देखेंगे तब जाकर हम लोग उसे देख पाएंगे, है ना। हाँ, याद रखना, लोग कहते नहीं है कि हमारे यहां ही मंदिर मस्जिद है। कभी ऑस्ट्रेलिया वगैरह में देखो मंदिर है तो देखो किसका मंदिर है, राम जी का मंदिर है, जो विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर बना दिया गया ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ में, 721 फीट का। और उत्तर अब हम करेंगे ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर हुआ। त्योहार और स्थल, अंबुबाची मेला गुवाहाटी असम, एकदम राइट बात। बैकासी विशाकम महोत्सव तमिलनाडु, राइट बात। बैकासी विशाकम महोत्सव तमिलनाडु, राइट बात। सागा दावा त्योहार सिक्किम, राइट बात। चिथिराई महोत्सव, गलत बात। यह हेमिस महोत्सव मनाया जाता है। हेमिस महोत्सव क्या है? हेमिस महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। चिथिराई महोत्सव जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? मदुरई या तमिलनाडु के मदुरई में ज्यादा प्रभावशाली होता है। चिथिराई महोत्सव तमिलनाडु मनाया जाता है, आप जानते हैं, और लद्दाख में हेमिस महोत्सव। इस वजह से ये गलत है और गलत को ही हमें सही करना है, जो सुमिलित नहीं है वही हमें राइट उत्तर करना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। लद्दाख में हेमिस आपका हो गया। तमिलनाडु में पोंगल और थाई पुसम होगा। क्या होगा तमिलनाडु में? क्या होगा? पोंगल और थाई पुसम दोनों। कौन सा? पोंगल और थाईपुसम दोनों हो जाएगा, आपको नोट करना है। पोंगल और थाईपुसम दोनों नोट कर लेना है। इसके अलावा आपसे तेलंगाना पूछ लिया जाए कहीं, तेलंगाना एग्जाम में ज्यादा आता है। तेलंगाना में कौन कौन सा महोत्सव? तो बोनालू और बथुकम्मा। बोनालू और बथुकम्मा। सूची फर्स्ट सेकंड को सुमिलित कीजिए, फर्स्ट से सेकंड को सुमिलित कर दीजिए और बताइए। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सुमिलित करके बताइए कौन सा हमारा राइट उत्तर बन जाएगा, ठीक है। कानपुर देहात में आदिवासियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है जो भील प्रदेश बनाने की मांग है, राइट बात। अरे ये क्या कर रहा हूं, है ना। यहां पर क्या है? यहां पर गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन है। कानपुर देहात में गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन है जो 50 मेगावाट का बना हुआ है। कितने मेगावाट का? 50 मेगावाट का बना हुआ है। इसलिए सबसे पहले ए वाले में 4 नंबर खोजो, ए का 4 नंबर खोजो जो बी में ही दिख रहा है। आसान सी बात है। विशाखापत्तनम जो आंध्र प्रदेश है, यह भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादक केंद्र है। क्या है? यह भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादक केंद्र है, याद रखना। जो डिब्रूगढ़ असम है, यहां पर क्या होता है? भारत का पहला 100 बिस्तरों वाला योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल है। और ये जो आपका मानवगढ़ धाम है, मानवगढ़ धाम जो बांसवाड़ा राजस्थान में है, ये क्या है? ये आदिवासियों का प्रमुख तीर्थ स्थल भील प्रदेश बनाने की मांग इनके द्वारा कर दी गई है, ये आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, यहां पर याद रखो। सी नंबर का 1 नंबर राइट बन जाएगा। आयोग एवं समितियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग एवं समितियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लो। अच्छा भैया, हमने आपको भी हाल ही बताया था कि समलैंगिकता के मामले में बनी
6 सदस्यीय समिति के जो अध्यक्ष हैं वो राजीव गौबा हैं और कैबिनेट सचिव चुने गए हैं। ये बच्चे अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि जो समलैंगिक मामले में जो 6 सदस्यीय समिति बनी हुई है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो राजीव गौबा को बनाया गया, जो कैबिनेट सचिव चुने गए हैं, है ना। कहा गया मणिपुर हिंसा की जांच के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष अजय लांबा हैं। जो मणिपुर हिंसा थी, मणिपुर हिंसा की जांच के लिए जो आयोग गठित किया गया है, उसके अध्यक्ष अजय लांबा जी हैं, अजय लांबा। अगला जो हमारा है ये सही है, ये भी सही है। अगला है हाथरस भगदड़ की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग बनाया गया है, जिसके अध्यक्ष आर.के. गोयल हैं। ये बात हमारी गलत है। क्या है? ये बात हमारी गलत है। तो याद रखना है, पहला दूसरा सही तीसरा गलत, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। पहला दूसरा सही तीसरा गलत। कहेंगे सर जी गलत क्यों हुआ, जरा ये भी तो बता दीजिए, क्योंकि आपने तो बता दिया गलत है लेकिन हमें तो पता नहीं है। तो आपको याद रखना होगा जो हाथरस भगदड़ था, हाथरस भगदड़ है ना, ये सत्संग के चलते हुआ था, सत्संग के समय हुआ, सत्संग के समय हुआ, जिसके जांच के लिए जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया, जिसके जो अध्यक्ष हैं, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज न्यायाधीश या न्यायमूर्ति लिखो, क्या नाम है इनका? इनका नाम है न्यायमूर्ति ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव। ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव, क्या नाम है इनका? इनका नाम है ब्रिजेश, न्यायमूर्ति ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव, जो हाई कोर्ट की सेवानिवृत्ति न्यायाधीश हैं। सत्संग के भगदड़ से 121 लोगों की मौत हो गई, है ना। इस भगदड़ में 121 लोगों की मौत, क्या हुआ? 121 लोगों की मौत, 121 लोगों की मौत हो गई, याद रखो आप, ठीक है। आयोग एवं समितियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। चलो करो विचार फटाफट, क्या उत्तर आएगा? कहा गया रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु समिति का गठन किया गया था। राइट बात है, एकदम राइट बात है। अनीश दयाल सिंह की अध्यक्षता में संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना की जांच समिति गठन हुई। राइट बात है। महेश चंद्र पंत को एनसीईआरटी द्वारा पाठ्यक्रम संशोधन हेतु बने 19 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष चुना गया। यह भी राइट बात है। तीनों राइट बात हैं, तो तीनों राइट बात हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों के तीनों सही हैं। यहां पर एक राष्ट्र एक चुनाव लाया गया था। क्या लाया गया था? एक राष्ट्र एक चुनाव लाया गया था, जो 129वां बिल था। क्या था? 129वां विधेयक था, जो लोकसभा में पास नहीं किया गया ना।
हाँ वो पास नहीं हो पाया है। 129वां बिल था, 129वां विधेयक था। ठीक है, आगे फिर वही बात आ गई विचार करने वाली। कहा गया हाथरस भगदड़ की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग के अध्यक्ष ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव बनाए गए। सही बात है कि नहीं है, आप स्वयं बताइए। अगला है शिक्षा मंत्रालय द्वारा पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में परीक्षा प्रक्रिया सुधार हेतु 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। यह भी बात राइट है। अगर दोनों बात राइट है तो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर दोनों के दोनों बात राइट हैं तो आप ऑप्शन नंबर सी की तरफ बढ़ जाओ, आपका सही हो जाएगा। अगला है आयोग एवं समितियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार। पहला सवाल है, कहा गया वित्त सचिव टीबी सोमनाथन, कौन है? वित्त सचिव टीबी सोमनाथन की अध्यक्षता में पेंशन 4 और एनपीएस में सुधार हेतु परीक्षा समिति का गठन किया गया। राइट बात। डीजीसीए द्वारा लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के तरीके सुझाने हेतु सुरविता सक्सेना की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय पैनल का गठन। यह भी राइट बात। दोनों राइट बात। ऑप्शन नंबर बी राइट बात। क्या है? दोनों राइट बात और ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट बात बनेगा। अगला है, कहा गया निम्नलिखित में से सुमेलित जो नहीं है उसको देख लो। बच्चे विविध है तो थोड़ा सा रहेगा अच्छा सवाल है ना, विविध है थोड़ा सा प्यारा सवाल बनेगा। कहा गया त्योहार है और राज्य है। कहा गया निंगोल चकोवा मणिपुर, राइट बात। तिरुओणम केरल, राइट बात। पोंगल महाराष्ट्र, गलत बात। पोंगल तमिलनाडु का है। बाकी मुआत्सु नागालैंड, एकदम राइट बात है ना। यहीं पर हॉर्नबिल महोत्सव भी मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव क्या मनाते हैं बच्चा? यहीं पर हम लोग हॉर्नबिल महोत्सव भी मनाते हैं नागालैंड में। क्या मनाते हैं? यहां पर हम हॉर्नबिल महोत्सव मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर बन जाएगा। आपको याद रखना है, ठीक है? तमिलनाडु याद रखो। कौन सुमिलित नहीं है ये बताओ? राज्य और त्योहार। कहा गया भोगी पोंगल, भोगी पोंगल पहले दिन जिसे हम सूर्य पोंगल कहते हैं वो दूसरे दिन, मट्टू पोंगल तीसरे दिन। भोगी पोंगल पहले दिन, सूर्य पोंगल दूसरे दिन और मट्टू पोंगल तीसरे दिन तमिलनाडु में मनाया जाता है। राइट बात है। और कन्नम पोंगल चौथे दिन मनाया जाएगा। ये तो हमारा राइट बात हो गया। आओलांग जो मोन्यू है ये नागालैंड में, सही बात। लुलुनी महोत्सव नागालैंड, राइट बात। लुलुनी महोत्सव भी और एक बताया और हॉर्नबिल सभी हैं। चेगा गादी महोत्सव केरल में नहीं मनाया जाता। कहां नहीं मनाया जाता? जो चेगा गादी महोत्सव है ये केरल में नहीं मनाया जाता। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है। असम और मणिपुर के आप जानते हैं लियांगमाई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। किसके? असम और मणिपुर के लियांगमाई समुदाय द्वारा मनाया जाता है, याद रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट उत्तर बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? झील और राज्य यहां पर दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? झील और राज्य। झील कहा गया है यहां पर अडंबकम और पेरुम्बकम और बेंगाई वासल झील, ये तमिलनाडु में है। अडंबकम, पेरुम्बकम और बेंगाई वासल झील तमिलनाडु में, राइट बात। कोंडाजी झील कर्नाटक में है कहा गया। क्या कहा गया? एकदम राइट बात। कोंडाजी झील कर्नाटक में है। अहमदसर झील अहमदाबाद में है, राइट बात। लेकिन जो नागिन झील है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। कौन सी नहीं है? नागिन झील उत्तर प्रदेश में नहीं है। आप सभी को याद रखना है नागिन झील जम्मू एंड कश्मीर में है। कहां है? जम्मू एंड कश्मीर है में, आपको याद रखना। कहां है? जम्मू एंड कश्मीर में है नागिन झील, आपको नोट करना है, ठीक है भाई। अगला सवाल देखो, झील और राज्य। कहा गया कांक्रिया झील गुजरात। साल्ट लेक जिसे हम सांबर झील के नाम से जानते हैं बच्चे, क्या कहते हैं? सांभर झील। सांभर झील
जिसे हम नमक झील भी कहते हैं। राजस्थान में है। बाकी चित्तौरा झील उत्तर प्रदेश में और नागिन झील जम्मू कश्मीर में, ये अभी आपने देखा था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर बन जाएगा, याद रखो। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है आप सभी को हमें बताना है। अंतिम सवाल है और आपसे ये जानना जरूरी भी है। नागिन झील कहाँ है? तो आप कहेंगे सर जी जो यूपी में नहीं है, कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। बताया कि नहीं बताया? जम्मू एंड कश्मीर नागिन झील यहाँ पर आया भी है। साल्ट लेक मैंने आपको बताया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। और आज का अंतिम सवाल है, आज का अंतिम सवाल है ये। कहा गया खुबानी फूल महोत्सव लद्दाख में, योग महोत्सव पुणे में, गणगौर उत्सव जो है ये राजस्थान में, ना कि गुजरात में। चिथराई महोत्सव मीनाक्षी मंदिर में, अभी आपको मैंने बताया था चिथराई महोत्सव मीनाक्षी मंदिर में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका याद रखना है, गणगौर उत्सव राजस्थान में। तो ये था आपका आज का सेशन। आशा करते हैं आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आई होंगी, क्लियर हुआ होगा। अब मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद डियर, गुड नाइट।